की रहनुमाई का नज़्म किया गया। मुंब्रा में इमाम्स काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज दर्ज कराने का ऐलान किया है। तंजीम ने कहा है कि अगर नूपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके महाराष्ट्र नहीं लाया गया तो मुंब्रा से थाने कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। इमाम्स काउंसिल के सदर मुफ्ती बासित ने कहा कि मजहब और मजहबी रहनुमाओं पर तनकीदें करने का सिलसिला मुल्क में बढ़ता जा रहा है। इस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। तमाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया जमहूरी मुल्क के अंदर भी मजहबी शख्सियात के तक़द्दुसात के ताल्लुक़ से क़वानीन मौजूद हैं। उन क़वानीन पर अगर पाबंदी से और सही तरीक़े से अमल किया जाए तो मजहबी टकराव और किसी भी मजहबी शख्सियात का, धर्मगुरु का, किसी मजहबी नुमाइंदों का अपमान नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह से जो मजहबी भावनाएं भड़काई जाती हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा एक सियासी खेल और बहुत बड़ा दूसरा एक फंडा चलता है, उन सब से इस मुल्क की हिफाजत होगी, मुल्क की तरक्की का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजहबी शख्सियात के ताल्लुक़ से जो क़वानीन हमारे संविधान में मौजूद हैं उस पर अमल नहीं किया जाता है। और अगर अमल होता है तो वन साइड होता है कि हम तमाम NGOs को लेकर, तमाम पार्टीज़ को लेकर के यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक का पैदल मार्च करेंगे लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह। और जब तक कि उसके ख़िलाफ़ यकीनी कार्रवाई का सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश नहीं मिलता है, उस वक्त तक के हम अपने धरने पे एहतजाज पे बैठे रहेंगे। महाराष्ट्र के कई अजला में अनकरीब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का बिगुल बजाया है। इसी सिलसिले में लातूर में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। हालात हाजरा के उन्वान से मुनक्किदा जलसे में पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन ने शिरकत की। जलसे में जहां एक तरफ मुल्क में जारी नफरत की सियासत पर तशवीश का इजहार किया गया तो वहीं दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडरों को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। खलीजी मुल्कों के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी नजरियात को जिम्मेदार ठहराया गया। गुस्ताखी करने वाले लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। इस मामले में सेकुलर पार्टियों के लीडरों की खामोशी पर भी ताज्जुब का इजहार किया गया। मजलिसी लीडरों ने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में होने जा रहे बल्दियाती इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेने का ऐलान किया है। एक मजबूत सियासी ताकत बनने के लिए मजलिस का साथ देने की लोगों से इस मौके पर अपील की गई। आपको मालूम कि 60-50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। मुस्लिम यूथ फोरम की बैनर तले औरंगाबाद में 2 रोज़ा मुस्लिम यंग लीडर कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुस्लिम लीडरों ने नौजवानों की रहनुमाई की कि किस तरह जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे-जात में हम अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात से मायूस होने की
कतई ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें अपने मकासद को एक मिशन मानकर पूरी संजीदगी से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। कई सेशन में हुई इस कॉन्फ्रेंस में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में नौजवानों की रहनुमाई की। मौजूदा हालात के पेश नज़र इस नौयत की कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अहम माना जा रहा है। आप लोग फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री, फ्यूचर लीडर्स ऑफ द स्टेट। इम्तियाज जलील कब तक सियासत के अंदर रहेगा पता नहीं। ये तो एक बार अल्लाह ने चुन कर दिया, दूसरी बार अल्लाह ने चुन कर दिया। लेकिन मैं भी चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी के अच्छे लीडर्स भी आगे आने चाहिए। वो लोगों ने भी सियासत के अंदर कदम रखना चाहिए और अपने जाती मफाद के लिए नहीं आना चाहिए, एक मिशन के साथ आना चाहिए कि नहीं, मैं इस प्रोफेशन के अंदर आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने कम्युनिटी के लिए, मैं समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए आ रहा हूँ। यही मंशा, यही इरादा लेकर आगे बढ़िएगा। दुनिया के तमाम कानूनों की जड़ जिस कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, वैसा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई है तो वो कुरान शरीफ है। इसलिए हमारी दीनी तरबियत बेइंतहा जरूरी होती है। समाजियत के लिए जैसी होती है, दीनियत के लिए जैसी होती है, उसी तरह सियासत के लिए भी होती है। इसलिए अपने क़यादत जो करने वाले क़ायद ये कह रहे हैं कि भाई कुरान पढ़ो, दीन को जान लो, क्योंकि उसमें हल है आपको तमाम मसलों का। हमारी कौम में जो कैलिबर है, पोटेंशियल है, अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी की जो टॉपर लड़की है श्रुति शर्मा, वो जामिया मिलिया की स्टूडेंट है। यूपीएससी का अभी जो रिजल्ट आया उसमें 23 मुस्लिम बच्चों ने क्वालिफाई हुए हैं यूपीएससी में। हम लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, हम लोग एमपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का हमारा रेशो बहुत बढ़ गया है, लिटरेसी रेट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया है। तालीमी इदारे छोटे छोटे गांव देहात में पहुंच चुके हैं। जरूरत है सिर्फ जो ड्रॉप आउट्स है, जब लोगों ने तालीम से अपने बच्चों को दूर लेके चले गए, उन लोगों को खींच के वापस स्कूल में लाना है। कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद ये था कि मुल्क जो मौजूदा हालात से गुजर रहा है, इसमें अमली इक़दामात क्या हो सकते हैं हिकमत के साथ, कि मुस्लिम नौजवान सिविल सर्विसेज और जुडिशरी, मीडिया, इन तमाम शोबों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इस मुल्क में कंट्रीब्यूटर्स की हैसियत रख सकता है। दरअसल दुनिया जानती है कि मुसलमान दुनिया में सिर्फ रिसीवर्स की हैसियत रखते हैं। दरअसल हम रिसीवर्स नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर्स की हैसियत रखते हैं। तो ये मकासद और इन एजेंडों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ अनावीन पर रुकन पार्लिमान और रुकन राज्यसभा ने भी खिताब किया और बहुत सारे मेहमान रहनुमाई कर रहे हैं। मुंबई से मुत्तसिल थाने इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। एक नाबालिग लड़के को कुछ लोगों ने सीमेंट के मिक्सर पर रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा। इस लड़के की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मुतासरा की मां ने बताया कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने चोरी के इल्जाम में बुरी तरह टॉर्चर किया। ये वाकया 31 मई को रुनुमा हुआ था। पुलिस ने मुतासरा की FIR नहीं ली थी, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने 4 जून को FIR दर्ज की है। 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके बाकी की तलाश की जा रही है। क्यों मारपीट की थी? हमें मिली गेट नंबर 2 पे आपके बच्चे के साथ। ये तो सिर्फ बोला कि चोरी किया, मैं चोरी क्या किया ये भी कुछ नाम बता नहीं रहे। अच्छा, कितने लोग थे मारपीट में? ये तो वो चाचा बता रहे थे 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे। तो अभी आज कुछ इलाज के लिए पैसे भी दिए गए थे आज आपको? 12 बजे मेरे को 10,000 रुपया दिया गया। क्या बोल के दिए उन्होंने? ये बोले कि अब जितना तुम खर्चा कर चुके हो, ये पैसे तुम खाओ या पियो, चाहे बच्चों के इलाज में लगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आज के बाद से अगला को परेशान नहीं करने का। अच्छा, और फिर आज पुलिस ने खुद आपको ढूंढ लिया? आज खुद लोग पुलिस खुद आई आपके पास, पुलिस ने आपको पूरा स्टेटमेंट करके आपका कार्रवाई आगे बढ़ाई है। नांदेड़ से कलकत्ता के लिए चलने वाली संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पिछले कई माह से बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले हजारों सर्राफा कारीगरों को अपने घरों को जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रेन को शुरू करने और इसी रूट पर मजीद नई ट्रेनें शुरू करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। बंगाली सराफा कारीगरों ने अपने मुतालबे को लेकर नांदेड़ साउथ सेंट्रल रेलवे के डिवीजन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल नांदेड़ के सराफा बाजार में जेवरात बनाने वाले ज्यादातर कारीगरों का ताल्लुक मगरबी बंगाल के कलकत्ता और दीगर शहरों से है। ये लोग मुख्तलिफ मौक़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों को जाते हैं। इन कारीगरों और मजदूरों को अपने आबाई मकामात आने जाने के लिए नांदेड़ से सिर्फ 1 हफ्तावारी ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन पिछले कई माह से वो ट्रेन पाबंदी के साथ नहीं चल रही है। किसी
भी वक्त ट्रेन को मनसूख कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के बंगाली कारीगरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने अपने मसाइल को महकमे रेल के आला अफसरान के सामने रखा। टिकट निकल रहा, घड़ी घड़ी बंद कर दे रहा, संडे को आ रहा मैसेज, सोमवार को गाड़ी रहता, संडे को मैसेज आ रहा, गाड़ी कैंसिल हो गया। यहाँ हज़ारों 2-3 हज़ार वर्कर है जो बंद काम करता, कपड़ा का काम करता, दूसरा का बिजनेस के तरीके से आता, बोले तो आने जाने का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा। और एक्चुअली जो भी वर्कर है, एक हैदराबाद जाना पड़ता, वरना अकोला जाना पड़ता। हमारा यहाँ जाने का दूसरा जरिया भी नहीं है कलकत्ता जाने के लिए। हफ्ते में एक ही गाड़ी था, वो भी बंद कर दे रहे। नांदेड़ डिवीज़न में हम आए, बोले तो सर को लेटर वगैरह दिया, सर ने आश्वासन दिया हमें, तो उन्हें भूसाबाल से जो गाड़ी छोड़ने का वो डिवीज़न बंद कर रहे बोले तो, इसलिए हमारा को तकलीफ हो रहा। तो हम चाहते जल्दी जल्दी ये गाड़ी चालू हो जाना, ये प्रॉब्लम हमारा दूर हो जाना। बोले तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लाखों आदमी, हज़ारों आदमी को आने जाने का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है बोले तो। मालेगांव के करीब कुछ दिनों पहले नेशनल हाईवे पर सुदाना गांव के पास एक रसोई गैस का टैंकर पलट गया था। गैस की रिसाव की वजह से गांव के लोगों को परेशानी हुई थी। वहीं करीब में 10,000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म भी है। पोल्ट्री फार्म के अंदर रसोई गैस घुस जाने की वजह से 2,500 मुर्गियां मर गईं। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि मुर्गियां गैस के रिसाव की वजह से ही मरी हैं। इस मामले में उसने तालुका पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराया और सरकारी वेटनरी डॉक्टर ने मुर्गियों का पोस्टमार्टम करके जांच के नमूने रवाना कर दिए। सोंदाने मालेगांव तालुके के अंदर सोंदाने एक गांव है, वो उसको सड़क सोंदाने भी बोलते हैं। एक घरगुती का जो गैस आता है, उस भारत गैस का कंटेनर वहाँ पे पलटी हुआ, उस रोड के ऊपर ही, हाईवे के ऊपर। और वहाँ से जो 5 जून को 2300 जो मुर्गियाँ है वो मर गई। वहाँ पे हम पहुँचे घटनास्थल पर और मुर्गियों का हमने पंचनामा किया और वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किए और उसको नासिक की जो लैब है उसमें उसको चेकिंग के लिए भेजा है। उसके बाद ही असली जो मृत्यु का जो कारण है वो पता चलेगा। उधर भिवंडी के आसबीबी इलाके में नायलॉन धागे के एक गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा पानी के कई टैंकर का इस्तेमाल किया गया। इस तरह तकरीबन 3 घंटों की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता लाखों रुपए का सामान और गोदाम जलकर तबाह हुआ है। आग लगते ही अतराफ के मकानों और कारखानों को भी खाली करा लिया गया। आग तो आप भी देख सकते हैं, बाजू में ट्रांसफार्मर है, बाजू में एक छोटा सा और छोटा घर था, अच्छा वो उसमें कोई रहता नहीं है, वो जल गया है, वो तो उससे रिलेटेड ही है। आजू बाजू में जितना कॉटन का कारखाना है वो है, जो प्लास्टिक का वो गट्टा रहता है ना, वो बनता था उसके अंदर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।